Hey, it's time to concentrate now. नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी ऐप में आपका फिर से स्वागत है। अपन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पढ़ रहे थे और सबसे पहले मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर, डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कैसे बनता है वो, और फिर रिकॉर्ड, उन सब बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था। डेटा स्ट्रक्चर के टाइप बताए थे मैंने, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बताए थे मैंने आपको। नॉन प्रिमिटिव में अपने एरेज आ जाते हैं, लिस्ट आ जाती है, फाइल्स आ जाती हैं, फिर लीनियर, नॉन लीनियर आ जाते हैं, यानी स्टैक क्यूज आ जाती हैं, उस तरफ अपने ट्री और ग्राफ आ जाते हैं। ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है अपने दिमाग में सिंपली कि डेटा को स्ट्रक्चर करने की जरूरत क्या है। जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर है कि सर पहले बॉडी में सबसे ऊपर सर होगा, फिर है ना आईज होंगी, ईयर्स होंगे, नोज़ होगी, माउथ होगा, है ना, फिर अपनी नेक होगी, शोल्डर्स होंगे, हैंड्स होंगे, फिंगर्स होंगी, टमी होगा, है ना, लेग्स होंगी। उसी तरीके से हमें डेटा का स्ट्रक्चर करना, डेटा का भी एक स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, यानी उसको स्ट्रक्चर करेंगे डेटा को। अब देखो, सबसे पहली चीज़ एक अपने दिमाग में ये आती है, अगर किसी ने मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स पढ़ा होगा तो उसको तो शायद बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा, इवन उसको आईआईटी वालों से अच्छी तरह पता होगा कि किस तरीके से क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, रैम के अंदर। ठीक है, तो वो एडवांस चीज़ें थी, अगर वो पढ़ी होंगी तो ये बहुत आसान है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये है सर हमारी रैम। क्या है? रैम। और कोई भी प्रोग्राम अपन डबल क्लिक करते हैं तो वो कहाँ जाता है? रैम के अंदर जाता है, लोड होके। कहाँ जाता है? रैम के अंदर जाता है। सिंपल सी बात है, वो कहाँ जाता है? रैम के अंदर जाता है। कोई भी प्रोग्राम डबल क्लिक करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन होने के लिए वो कहाँ जाता है? रैम के अंदर लोड होता है। तो अपन प्रोग्रामिंग, जैसे सी में कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, या C++ में लिख रहे हैं, या जावा में लिख रहे हैं, या पाइथन में लिख रहे हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपन कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसके लिए हमें कोई एल्गोरिथम डेवलप कर रखी है हमने, और वहाँ पे अपन डेटा को स्ट्रक्चर करेंगे। यानी सी में कोई हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और जो डेटा है वो रैम में किस तरीके से स्ट्रक्चर हो। समझो मेरी बात को। मान लीजिए VLC मीडिया प्लेयर है, VLC मीडिया प्लेयर है, सब लोग जानते हो इसको। ये ओपन सोर्स प्रोग्राम है, मीडिया प्लेयर है, और ये ओपन सोर्स है। सभी लोग वीडियो चलाने के लिए VLC मीडिया प्लेयर का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, राइट, और ख़ासकर विंडोज़ में। अब आपने VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल कर रखा है अपने कंप्यूटर में, आपने डबल क्लिक किया VLC मीडिया प्लेयर पे, और VLC मीडिया प्लेयर की जो लिंक होगी सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा VLC आपका, और डेस्कटॉप पे आपने डबल क्लिक किया उसके शॉर्टकट पे, तो वहाँ लिंक होगी सी ड्राइव के लिए। सी ड्राइव से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा क्योंकि .exe की लिंक होगी। डबल क्लिक करोगे आप डेस्कटॉप पे तो वो प्रोग्राम मेनली कहाँ पे इंस्टॉल है? वो मेनली सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जाके इंस्टॉल होगा। तो यहाँ से डबल क्लिक करोगे तो एक सिग्नल जनरेट होके कहाँ जाएगा? क्लिक इवेंट से, माउस की क्लिक इवेंट से, डबल क्लिक इवेंट से वो जाएगा सी में प्रोग्राम फाइल्स में, राइट, प्रोग्राम फाइल्स में, जहाँ पर VLC मीडिया प्लेयर का एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम पड़ा हुआ है। अब वो जो .exe आपने डबल क्लिक से यहाँ से लिंक एक्टिवेट किया है, तो जो सी ड्राइव में VLC का मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल पड़ा है वो एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होके कहाँ जाएगा? वो रैम के अंदर लोड होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा तो सब पता होगा। अब ये रैम के अंदर से लोड हो गया, लेकिन इस VLC मीडिया प्लेयर में डेटा का स्ट्रक्चर का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर मेरी 2 GB की रैम है और ये मान लीजिए VLC मीडिया प्लेयर अकेला ही अगर इसमें अच्छा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया है, अकेला ही बहुत ज़्यादा रैम को ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो हमारा सिस्टम स्लो हो जाएगा। और मार्केट में कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत कम रैम को होल्ड करते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान, तो लोग VLC मीडिया प्लेयर नहीं खरीदेंगे क्योंकि उससे सिस्टम स्लो हो जाता है उनका, यानी पूरी रैम को ऑक्यूपाई कर लेता है VLC। फॉर एग्जांपल मान रहे हैं, हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में ऐसा विंडो मीडिया प्लेयर के साथ होता है। विंडो मीडिया प्लेयर काफ़ी ज़्यादा रैम आपकी ऑक्यूपाइड कर लेता है, लेकिन VLC आज सब लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? बड़ी एफिशिएंटली, कितनी भी हाई डेफिनेशन पिक्चर हो उसको बड़ी इजीली मैनेज कर लेता है। तो कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, हम कई सॉफ्टवेयर में जैसे कई सारे ब्राउज़र्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कई सारे ब्राउज़र हैं। पहला है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है विंडोज़ के साथ, सभी जानते हैं इसको। ठीक है, ये इतना हैवी है, इसमें डेटा स्ट्रक्चर का इतने ढंग से यूज़ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जैसे ही आप इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाते हो तो कई सारे लोगों का कंप्यूटर हैंग हो जाता है।
हैंग हो जाना मतलब डेडलॉक की सिचुएशन बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी रैम हुई 2 GB या 4 GB तो उसको ऑक्यूपाइड बहुत हैवीली करता है। आपने अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर के 10 टैब भी खोल दिए तो आपका सिस्टम है ना पागल हो जाएगा, क्योंकि 10 टैब खोलने का मतलब है आप .exe फाइल यहाँ पर एक टैब काम कर रहे हो, अलग प्रोग्राम है इसमें रैम में, फिर आपने एक और टैब खोल दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर का, अलग प्रोग्राम लोड हो गए उसमें, अलग वेबसाइट जिन पे आप विजिट कर रहे हो, आपने एक और टैब खोल दिया और हो गए। यानी आप रैम को किस तरीके से एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो, ये पूरा खेल है डेटा के स्ट्रक्चर का। आप एरेज का यूज़ कर रहे हो, लिंक लिस्ट का कर रहे हो, कि ट्रीज का कर रहे हो, कि ग्राफ्स का कर रहे हो, कि स्टैक्स का कर रहे हो, कि क्वीज का कर रहे हो, कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर रहे हो जो कि लिमिटेड फंक्शनलिटी देते हैं आपको, राइट। तो यहाँ पर अगर आप क्रोम का यूज़ करते हो, CHROME, क्रोम माने गूगल कंपनी का ब्राउज़र क्रोम, तो क्रोम बहुत इस इंटरनेट एक्सप्लोरर की अपेक्षा बहुत कम रैम को यहाँ पे ऑक्यूपाइड करेगा अपनी रैम में। इसका मतलब क्या है, लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करना बंद कर देंगे, क्रोम यूज़ करना चालू कर देंगे। तो आज मार्केट का लीडर बन गया क्रोम, इसी वजह से हर किसी के कंप्यूटर में आपको क्रोम मिलेगा। बहुत ईजी टू इंस्टॉल हो जाता है, ज़्यादा बड़ा पैकेज नहीं है ना, और बहुत कम यहाँ पे रैम को ऑक्यूपाइड करता है, प्लस रैम को बहुत एफिशिएंटली तरीके से, यानी जो इसका डेटा का स्ट्रक्चर है रैम के अंदर जो लोड हुआ है उसको बहुत एफिशिएंटली तरीके से मैनेज करता है क्रोम प्रोग्राम में जो है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा डेटा स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में, खासकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग की फील्ड में, ठीक है, एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करने में जो भी है। अब देखिए मैंने आपको 2 टाइप बताए थे, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैंने आपको क्या बताए थे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, ठीक है, और ये एक ही टाइप की वैल्यू को होल्ड करते हैं एक बार में, एक सेम टाइप की वैल्यू को। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताए थे, एरे बताई थी, लिस्ट बताई थी और फाइल्स बताई थी। फिर जो लिस्ट थी उनको हमने 2 भागों में बांटा था, एक तो लीनियर लिस्ट, एक नॉन लीनियर लिस्ट। तो लीनियर में हमने क्या पढ़ा था, स्टैक और क्वीज, जो डायग्राम था कल मैंने बताया था वो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। दूसरी तरफ था हमारा ट्री और ग्राफ्स, ठीक है। और साथ ही प्रिमिटिव में आपको बहुत सिंपल सी चीज़, एक कॉमन सेंस है उसी से पता चलना चाहिए। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर द डेटा ऑफ ओनली वन टाइप। यानी इंट है तो भैया इंट ही है, वो सिर्फ इंटीजर वेरिएबल की वैल्यूज़ को होल्ड करेगा। जैसे आपने लिखा इंट ए, तो ए में ना इंटीजर टाइप की वैल्यू आनी चाहिए, जो इंटीजर की रेंज है, इंटीजर की रेंज को और याद कर लेना, माइनस से लेके प्लस तक, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब देखिए इंट टाइप की करेगा, क्या आप इसमें कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द डेटा ऑफ ओनली वन टाइप। एक ही टाइप का डेटा स्टोर करेगा प्रिमिटिव, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें लिख लिया मैंने, मान लीजिए कैर, और कैर में मैंने ए ले लिया वेरिएबल। तो यहाँ पे कैर तो क्या है, डेटा टाइप है, ए क्या है, वेरिएबल है। तो ये ए नाम का जो वेरिएबल है, जो मेमोरी लोकेशन बनी होगी, ठीक है, वो सिर्फ किस टाइप के वैल्यूज़ को होल्ड करेगी, कैरेक्टर टाइप की, राइट। ऐसे ही अगर मैंने ले लिया फ्लोट, ठीक है, FLOAT फ्लोट ले लिया, और फ्लोट में मैंने लिख दिया ए और सेमीकोलन लगा दिया। तो फ्लोट का मतलब क्या है, फ्लोट का मतलब है डेसिमल वाला वैल्यू ये होल्ड करेगा, साथ ही ये इंटीजर टाइप का भी कर सकता है, बजाय इसमें कैरेक्टर आप नहीं कर सकते, राइट। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर तो हम सी वगैरह में बेसिकली पढ़ ही चुके थे, जिनका हमको फिंगर टिप्स में नाम होना चाहिए प्रिमिटिव का, कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो स्टोर्स द डेटा ऑफ ओनली वन टाइप, केवल एक टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। इंटीजर है तो इंट करेगा, फ्लोट है तो फ्लोट करेगा, कैर है तो कैर करेगा, और पॉइंटर है तो पॉइंटर करेगा, राइट। और इसमें कुछ भी पेन लेने की जरूरत नहीं है आपको। खासकर इनकी स्टोरेज लेंथ है इन डेटा टाइप्स की, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, इनको याद रखना। शॉर्ट इंट 2 होता है तो इंटीजर 4 होता है, फिर लॉन्ग इंट होता है। इन सब की वैल्यूज आपने सी में पढ़ी होंगी, है ना, तो इनको भी याद रखना है। प्लस इनकी रेंज भी याद रखनी है आपको, माइनस से प्लस तक कितनी वेरी करती है इंटीजर की, ठीक है। अब सर ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो हमने पढ़े थे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, राइट, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, तो ये हमारे कैसे हैं, इनबिल्ट हैं। इनको हम सिंपली प्रोग्राम में लिख देते हैं, यानी इनकी डेफिनेशन क्रिएट नहीं करनी है हमको, सिर्फ इंट ए लिख दिया और हो गया काम हमारा। यानी ये इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं। कैसे डेटा टाइप्स हैं, इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं। और इनबिल्ट हैं मतलब इनको, जो मैंने कल आपको डायग्राम दिखाया था, डेटा स्ट्रक्चर को प्रिमिटिव में बांटा था, नॉन प्रिमिटिव में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, नॉन प्रिमिटिव में एरे, लिस्ट, फाइल्स, और लीनियर, नॉन लीनियर, स्टैक, क्वीज, ट्री और ग्राफ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कैटेगराइज की थी। तो वहाँ पे आप देखते हो पहली तरफ कौन से आते हैं, प्रिमिटिव आते हैं, तो इनको प्राइमरी बोलते हैं। और जो नॉन प्रिमिटिव है उनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे, राइट। इनको इनबिल्ट बोल रहे हैं प्रिमिटिव को, तो नॉन प्रिमिटिव को क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइन बोलेंगे, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर द डेटा ऑफ मोर देन वन टाइप। एक से अधिक टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं ये वाले डेटा स्ट्रक्चर। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, और इनमें सेकेंडरी यूजर डिफाइन भी कहते हैं इनको। साथ ही मैंने आपको बताया था कि ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है ना। होमो शब्द तो आप सभी जानते होंगे, तो उसी से आइडिया लगा लेना, होमो मतलब एक जैसे लोग, ठीक है, और हेट्रोजीनियस यानी अलग टाइप। अगली चीज आती है सर हमारा बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। यहाँ पे देखिए हमने पहले तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में बांट दिया डेटा स्ट्रक्चर को, ये तो बड़े स्तर पे बांटा है हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको फर्दर क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लीनियर और नॉन लीनियर आपको दिख रहा है, तो लीनियर में स्टैक, क्वीज, और नॉन लीनियर में ग्राफ और ट्रीज, ठीक है। फाइल्स तो हमने किस में पढ़ी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही पढ़ ली थी कि फाइल्स कैसे काम करती हैं, राइट। और ये हमने सी प्रोग्रामिंग में ही पढ़ रखे हैं ये कैसे काम करते हैं, राइट। और एरे और स्टैक, क्वीज, ग्राफ एंड ट्रीज ये आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस के अनुसार, राइट। तो लीनियर तो वो हो गए एक के बाद एक, कंटिन्यूस सीक्वेंस में जा रहा है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन के जरिए। नॉन लीनियर मींस अ डेटा स्ट्रक्चर सेड टू बी नॉन लीनियर इफ इट्स एलिमेंट्स डज नॉट फॉर्म अ लीनियर सीक्वेंस, यानी एक लीनियर सीक्वेंस को फॉर्म नहीं करते, तो वो नॉन लीनियर होंगे। इनके नाम से ही पता चल रहा है, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट लीनियर इन्फॉर्मेशन इन मेमोरी। मेमोरी का मतलब रैम। रैम में कोई भी डेटा स्टोर करेंगे अपन किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के जरिए, तो वो दो तरीके से होगा, या तो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में एक के बाद एक। जैसे कोई इंटीजर है और एरे है, मान लीजिए कोई एरे है, तो कोई लोकेशन है 200, तो वहाँ पे पहला एलिमेंट होगा 204, क्योंकि इंटीजर है 4 बाइट, अगली लोकेशन पे अगला एलिमेंट होगा 208, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर के लिए 4 बाइट, फिर अगला होगा। तो ये क्या है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हो गया। बाय पॉइंटर एंड लिंक्स ये अपन स्टैक्स वगैरह में, क्विज वगैरह में यूज करेंगे, पॉइंटर और लिंक के जरिए कैसे होते हैं, ठीक है। ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर, तो ये हमें पता है, ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग, ठीक है। हाँ तो सर फिर हमने कल पढ़ा था अपना नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव तो छोड़ दिए क्योंकि उसको तो प्रोग्रामिंग में पढ़ लेते हैं अपन। नॉन प्रिमिटिव में हमको एरे पढ़ने थे, और फिर अपन लीनियर में जाएंगे। तो लीनियर में हम कौन कौन से पढ़ेंगे, स्टैक और क्वीज। नॉन लीनियर में हम पढ़ेंगे ट्री और ग्राफ्स, ठीक है। तो एरे तो बहुत इजी तरीके से बताया था मैंने। एन एरे इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए इंट ए और ब्रैकेट में 5, तो यहाँ पे 5 क्या है, कलेक्शन है, 5 एलिमेंट का कलेक्शन है। इसमें ए नाम के एरे में 5 एलिमेंट का कलेक्शन है। 5 एलिमेंट का मतलब A0 होगा, फिर A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, ठीक है। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप याद रखना, अगर इंट में लिखा है तो ये 5 लोकेशन जो रैम में बनेंगी है ना, डेटा के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए 5 जगह पे 5 कंटिन्यूअस जो बनेंगी लोकेशंस इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5। ये होगी 0 1 2 3 4। ये लोअर बाउंड है 0, ये अपर बाउंड है 4। अपर बाउंड के लिए फॉर्मूला होता है n-1, ठीक है। तो सारी की सारी पांचों डब्बों में जो अभी मैंने बॉक्स बनाए थे 5 जो एरे के जरिए ए नाम के एरे से क्रिएट हुए, उनमें सिर्फ आप किस तरह की वैल्यू होल्ड कर पाओगे, इंटीजर टाइप की कर। तो इसलिए मैंने लिखा है एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप्स दैट आर रेफरेंस्ड बाय कॉमन नेम। यहाँ पे उसका एक कॉमन नेम भी होगा एरे का। तो यहाँ पे इंट तो क्या है, डेटा टाइप है, ए क्या है, एरे का नाम है, और ब्रैकेट में 5 मतलब उसकी लेंथ एरे की, ठीक है। दिस मीन्स दैट एन एरे कैन स्टोर ऑल इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है, इंट ए लिखा है तो एरे में सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी। फ्लोट में ए लिखा है और फिर ये ब्रैकेट में 5 लिखा है तो फ्लोटिंग टाइप की होंगी, और कैरेक्टर एरे तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज होंगी, यानी सेम टाइप की ही होंगी, सेम डोमेन की वैल्यू ही स्टोर होंगी। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एन एरे कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। सी प्रोग्रामिंग में एरे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का यूज करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। पहली लोकेशन 200 है तो 4 इंट 4 बाइट घेरता है, उसके बाद 204 लोकेशन होगी, उसके बाद 208 लोकेशन होगी, उसके बाद 212 लोकेशन होगी, फिर 16 लोकेशन होगी, है ना, इसके लिए। तो दोस्तों एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे हम, इंट ए ब्रैकेट में 5, इसका मतलब क्या है, इंट तो क्या है, डेटा टाइप है, किसका, एरे का, और ए क्या है, एरे का नाम है, ब्रैकेट में 5 मीन्स 5 लोकेशन। तो दैट एम्प्लाइज दैट एरे ए विल स्टोर 5 इंटीजर वैल्यूज। इसका मतलब क्या है, ए नाम का जो एरे है वो 5 इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा, ठीक है, यानी इसके लिए 5 लोकेशंस बनेंगी रैम में। अब सर ये 5 की 5 यहाँ पे तो खाली हैं, यानी यूजर को बाद में डालनी पड़ेंगी 5 लोकेशन में वैल्यू, वरना आप प्री डिफाइन भी कर सकते हो वैल्यूज को, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया इंट और मैंने लिख दिया ए और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, और उसके बाद मैंने लिख दिया एक और छोटा वाला ब्रैकेट कर्ली लगा के,
और मैंने 5 वैल्यूज़ लिख दी कंटिन्यूस और ये बंद कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। यानी मैं चाहूँ तो पहले भी वैल्यूज़ कौन कौन सी डालनी है मुझे, उनको भी पहले डाल सकता हूँ, राइट। बाय दिस डिक्लेरेशन, इस ऊपर वाली डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं हम। बाय दिस डिक्लेरेशन वी आर डिक्लेयरिंग ए टू बी एन एरे। इस ए को हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। ए इज़ द नेम ऑफ एरे, ये ए है जो एरे का नाम है। एंड नंबर स्पेसिफाइड इन द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर स्पेसिफाई किया हमने 5। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट एन एरे कैन स्टोर, यानी एरे कितने एलिमेंट स्टोर कर सकता है। और डेटा एलिमेंट कहूँ तो और अच्छा रहेगा, ठीक है, यानी 5 वैल्यू स्टोर करेगा ये। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ एरे, ये एरे की लेंथ है, ठीक है। लेट्स सी ब्लो डायग्राम वेयर यू विल सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे इन मेमोरी, ठीक है। तो रैम के अंदर ये इसकी रिप्रेजेंटेशन बताइए नीचे डायग्राम में, उसको समझ लीजिए। यहां पे देखिए सर, अपन ने लिखा इंट ए और 5, तो 5 लोकेशन बनेंगी, 1 2 3 4 5, इस तरीके से तो ये 5 है, ठीक है। लेकिन जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये लोअर बाउंड है, इसको लोअर बाउंड बोलते हैं, इसको अपर बाउंड बोलते हैं। अपर बाउंड हमेशा n-1 होती है, यानी n की वैल्यू क्या है, इंट a 5, तो 5 क्या है, n है यहाँ पे, 5 - 1 = 4। तो यहाँ पे अपर बाउंड क्या होगी एरे की, 4 होगी, लोअर बाउंड 0 होगी, ठीक है। ये वैल्यूज स्टोर कराई हैं हमने 5 लोकेशन पे जो इंट a 5 में थी, ठीक है। 5 का मतलब लेंथ ऑफ एरे। एड्रेस देखिए मेमोरी में इंटीजर टाइप का एरे था तो 4 बाइट घेरता है, वो कितने बाइट लेता है, 4 बाइट। तो पहली जो वैल्यू होगी वो 200वीं लोकेशन पे होगी। फिर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है इसमें। फिर देखिए अगली 204 पे अगली वैल्यू होगी, 208 पे अगली वैल्यू होगी स्टोर, और अगली 212 पे अगली 216 पे। इनके बीच में 4 का गैप क्यों है, क्योंकि इंटीजर टाइप का एरे था और हर इंट के लिए अपन को कितना चाहिए, 4 बाइट चाहिए, ठीक है। यही यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया है, यहाँ पे एरे की वैल्यू 6 है, इंट a 6, ठीक है। तो इंटीजर टाइप का a नाम का एरे है, उसके अंदर ब्रैकेट में 6 वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5, काउंट करोगे 0 से 5 तक तो कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। पर यहाँ पर अपन रिप्रेजेंटेशन 0 से स्टार्ट करते हैं, लोअर बाउंड 0 है, अपर बाउंड 5 है। n-1 = यानी एरे का साइज 6 है तो n-1 = 5। तो अपर बाउंड क्या है यहाँ पे देखो आप, 5 है, लोअर बाउंड कितनी है, 0 है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि एरे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन वाला प्रोसेस फॉलो करता है। तो रैम के अंदर ये किस तरीके से स्टोर होगा, रैम में लोकेशन होंगी कंटिन्यूअस, ठीक है। और ये सेम डेटा टाइप होंगे, सेम डेटा टाइप मतलब इंट a 6 लिखा है मैंने, तो इसका मतलब क्या है, जो 6 लोकेशन होंगी वो सारी की सारी इंटीजर टाइप की वैल्यूज को, एलिमेंट को, डेटा एलिमेंट को होल्ड करेंगे अपने अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि 4 बाइट क्यों लेती है इंटीजर, ये एक अलग टॉपिक है। पर कुछ लोग सोचते हैं कि सर 4 बाइट क्यों लेती हैं, तो वो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड होता है, जिसकी वजह से अपन 4 बाइट लेते हैं। तो ये पढ़ लेना अगर एक्स्ट्रा आपको नॉलेज चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पे सर फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने एक एरे बनाया है, लेकिन उस एरे की वैल्यू मैंने इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखी है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने एरे की वैल्यू नहीं लिखी है, बजाय मैंने जो एरे की वैल्यूज़ हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल के यहीं पर डिक्लेयर कर दी हैं पहले ही। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को काउंट कीजिए, 17 23 और 4 59 27 36 96 9 1 और 3। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि 10, इस एरे का साइज़ क्या, लेंथ ऑफ एरे क्या होगी 10, लेकिन इसका 0 से स्टार्ट होगा और ये अपर बाउंड होगी, ये लोअर बाउंड होगी, राइट। अब देखिए ये लोअर बाउंड अपर बाउंड मैंने यहाँ पे बता दिए, कोई बात नहीं है ना। तो ये 10 वैल्यू है, तो 10 लोकेशन बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। रैम में कितनी लोकेशन बनेंगी, 10 बनेंगी सर, ठीक है, जिनमें डेटा स्टोर होगा बाद में। अगर आपने शुरू में डेटा डिक्लेयर नहीं किया है एरे का तो वो बाद में यूज़र डालेगा, लेकिन यहाँ पे हमने पहले ही डाल दिया है, डेटा डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे हमने, तो फिर यही वैल्यू आएंगी। पहली लोकेशन में 70, फिर 23, फिर 4, फिर 59, फिर 27, फिर 36, फिर 96, फिर 9, फिर 1 और फिर 3, ठीक है। यहाँ पे इसको सही कर लेना, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। इंडेक्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और ये लेंथ ऑफ एरे 10 थी यहाँ पे, तो ये 0 से 9 तक काउंट करोगे तो कितनी होगी, 10 होगी। लोअर बाउंड अपर बाउंड बता दिया है, अपर बाउंड में n-1 वापस याद रखना, ठीक है। अब देखिए फिर से एक और एग्जांपल लिया, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। इसका मतलब क्या हो गया, एक के बाद एक, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए, यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया है, आप सिंपली पता लगा सकते हो एरे का साइज क्या है इस डायग्राम को देख के। इनको काउंट कर दीजिए बॉक्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे एरे का साइज क्या होगा, 12 होगा। यानी यहाँ पे इंट और स्क्वायर ब्रैकेट में 12 लिख दो आप। अगर आप पहले ही वैल्यू इसमें, जैसे मैंने 11 9 17 89 1 90 ये दे रखी हैं वैल्यूज़, ये वाली, ये सारी की वैल्यूज़ आप पहले इसकी तरह भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ऐसे ही मान लेते हैं, तो 12 साइज़ है इसका, क्या है, एरे का 12 साइज़ है, लेकिन इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा तो फिर ये 11 रह जाएंगी, क्योंकि 0 से काउंट करोगे तो ये 12 ही है, ठीक है। n-1 होगा अपर बाउंड, ये लोअर बाउंड है, ठीक है। अब सर कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि रैम के अंदर जो होगा वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होगा। यानी ये इंटीजर टाइप का एरे है, यहाँ पे इसको भी पता लगा सकता हूँ मैं किस टाइप का एरे है, क्योंकि इसमें इंटीजर पड़े हुए हैं बॉक्स के अंदर। तो मैं ये भी पता लगा लूँगा एरे का साइज़ क्या है और किस टाइप का एरे है। तो इंटीजर टाइप का एरे है तो 4 बाइट चाहिए हर एक को। तो पहले डब्बे को कितना चाहिए, 200वीं लोकेशन पे है पहला डब्बा, यानी पहले डब्बे का एड्रेस क्या है रैम के अंदर, 200। तो दूसरा वाला ये 9 के लिए क्या होगा, 204 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 बाइट घेरता है इंट। इस तरीके से ये अपना यहाँ पे आपकी सबकी समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखिए, फीचर्स ऑफ एरे, एरे के फीचर्स। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे हैज़ इंडेक्स 0। तो मैंने अभी बताया था पहला एलिमेंट किस इंडेक्स पे स्टोर होता है, 0 वाले पे। इट मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट विल बी स्पेसिफाइड एज A0 A4 रेस्पेक्टिवली। तो ये तो बहुत आसान है, जैसे हमने कहा कि पहली लोकेशन मान लीजिए ये है हमारा 5 डब्बे, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। तो ये पहला वाला है, ये होगा A0, दूसरा A1, तीसरा A2, A3 और A4, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला जो एलिमेंट है वो A0 पे स्टोर होगा और लास्ट वाला A4 पे स्टोर होगा, ठीक है। और वो भी किस, इस एग्जांपल के लिए इंट A5 में, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ एरे विल ऑलवेज बी स्टोर इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। कंसेक्यूटिव का मतलब है कमिंग और हैपनिंग वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक सीक्वेंस में, ठीक है। एरे इज ऑल्सो कॉल्ड सबस्क्रिप्ट वेरिएबल, एरे को सबस्क्रिप्ट वेरिएबल भी कहते हैं। इफ वी से A3 इक्वल्स टू 17 देन 3 इज सबस्क्रिप्ट ऑफ एलिमेंट A3, ठीक है, और 17 इज सबस्क्रिप्टेड एलिमेंट। इन सी लोअर बाउंड ऑफ एरे रिमेन्स 0, लोअर बाउंड मैंने आपको बताई थी 0 होती है। अपर बाउंड बिकेम्स n-1, यहाँ पे फिर से मेंशन किया मैंने, अपर बाउंड n-1 होती है। वेयर एरे कंटेन्स n एलिमेंट, जहाँ पर एरे n नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन कर सकता है अपने अंदर, लेकिन उसने कितने भी n नंबर कर रखे हों उनकी एक्चुअल वैल्यूज जब आएंगी तो हम n-1 से निकाल लेंगे अपर बाउंड क्या है एरे की। फॉर दिस ARR, इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, इंट यहाँ पे ARR क्या है, एरे का नाम है, ये मैंने ARR लिख दिया है। आप कुछ भी दे सकते हो एरे का नाम, आप लिख दोगे इंट कैप्सूल ब्रैकेट में 5, तो वो कैप्सूल नाम का एरे है, 5 लोकेशन उसके लिए रैम में बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ARR मैंने सिंपली लिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर दिस ARR लोअर बाउंड इक्वल्स टू 0, लोअर बाउंड कितनी होगी, 0 होगी। एंड अपर बाउंड के लिए सर हमारा फॉर्मूला n-1, यहाँ पे एरे का साइज क्या है 5, तो 5-1 इक्वल्स टू 4, ठीक है। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक माइंड ड्रिल दिया है हमेशा की तरह, जैसे मैं हर नोट्स में देता हूँ आपको माइंड ड्रिल्स। इन सी फॉर सी प्रोग्रामिंग, नीदर द अपर बाउंड नॉर लोअर बाउंड मे बी चेंज ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जब, यानी एग्जीक्यूशन टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जब प्रोग्राम को अपन एग्जीक्यूट करते हैं तो ना तो लोअर बाउंड चेंज होती है ना अपर बाउंड चेंज होती है। यहाँ से बहुत अच्छी ड्रिल है। हियर वी शुड रिमेंबर दैट द साइज ऑफ एरे इज अ कॉन्स्टेंट, जो एरे का साइज है वो कॉन्स्टेंट रहेगा एंड कांट बी मॉडिफाइड ऑन रन टाइम, और रन टाइम पे आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला यहाँ से बना सकता है। Therefore, the fixed amount of memory will be allocated to the array before execution of the program. तो जब हम उसके एरे के साइज को चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट रहेगा रन टाइम पे, तो इसलिए हम एरे को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट करते हैं बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन होने से पहले, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया इंट ARR 5, तो ये मैंने पहले ही यहाँ पे इसको दे दिया, मेमोरी एलोकेट कर दिया एक तरीके से, ठीक है सर। अब देखिए, हेयर इज एन एरे डिक्लेरेशन एंड कोड टू इनिशलाइज। तो यहाँ पे एक एरे लिया है इंट A5, तो इसका मतलब क्या है, इंटीजर टाइप का एरे है, यानी किस तरह की वैल्यू ये एरे होल्ड करेगा, सारी इंटीजर टाइप की करेगा। A उस एरे का नाम है और
स्क्वायर ब्रैकेट में 5 लिखा है, मतलब उसके लिए इस ए नाम के एरे के लिए 5 मेमोरी इंट टाइप की एलोकेट होंगी। ठीक है, अब A0 इक्वल्स टू 1, A0 मैंने बताया था जो पहली लोकेशन होगी, पहला इंडेक्स होगा, वो क्या होगा, पहला डेटा जहां पर स्टोर होगा उसको A0 बोलते हैं। तो A0 में 1 है। फॉर इंट I इक्वल्स टू 1, इंटीजर में I इक्वल्स टू 1 ले लिया, I लेस देन 5, यानी वो लेस देन 5 का मतलब क्या हो गया, 4 तक चलना चाहिए लूप। तब तक लूप I प्लस प्लस होता रहना है, हर बार बढ़ता जाना चाहिए। AI यानी A नाम का जो एरे है उसमें अब I ले लिया, इक्वल्स टू AI माइनस 1 इंटू 2, तो हर बार है ना वो एक माइनस होगा और 2 से गुणा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे एरे में हमारी 5 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशंस ऑन एरे, वेरी फ्यू ऑपरेशंस आर लीगल फॉर एरेज, नो असाइनमेंट, यूज अ लूप टू कॉपी एलिमेंट्स फ्रॉम वन एरे टू अनदर। यानी एक एरे से दूसरे एरे में अगर आपको कॉपी करने हैं एलिमेंट, यानी 2 एरे हैं अलग अलग, उनकी वैल्यूज़ को कॉपी करना है तो आपको लूप का यूज़ करना पड़ेगा। नो कंपैरिजंस, यूज़ अ लूप टू कंपेयर एलिमेंट्स ऑफ 2 एरेज, और एरे में आपको अगर कंपैरिजन करना है तो भी आपको लूप का यूज़ करना पड़ेगा। नो अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यूज़ अ लूप टू परफॉर्म, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको लूप का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एरे ठीक है, लेकिन लिंक्ड लिस्ट क्यों आई, है ना, ट्रीज क्यों आए, ग्राफ्स क्यों आए, क्यूज क्यों आई, स्टैक क्यों आए, वो इसी वजह से। ठीक है, तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, सबकी लिमिटेशन है, कहाँ पर एरे यूज़ करना है अपन को, कहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ कल की वीडियो का रिवीजन और एक गहरा डीप इफेक्ट डालते हुए आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, स्टैक और फिर क्यूज। ठीक है, तो स्टैक पढ़ लेते हैं, फिर क्यूज पढ़ लेंगे, और उसके बाद अपन ट्री और ग्राफ के बारे में इंट्रोडक्शन और पढ़ेंगे। फिर अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसमें स्पेसिफिकली नॉन प्रिमिटिव का पहला टॉपिक लेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एरे ले लेंगे, फिर उसके बाद स्टैक्स ले लेंगे, फिर क्यूज ले लेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप मैंने इसकी PDF डाल दी है, आप 1 बाय 1 PDF को जरूर पढ़ लेना। फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, अपने माइंड को साइंटिफिक बनाए रखिए, अकेले में अच्छे से समझिए नोट्स से। ठीक है।